खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और गुरु प्रकाश जी से तो मैंने सवाल पूछ ही लिया था कि आखिर एजेंडा तय नहीं है और उसके बाद इतने सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में आखिर क्या चल रहा है, कैसे होगा, इसी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब इस चर्चा को आगे लिए चलते हैं और यहां पर एक और खास पीडीपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सीधे आपका रुख करूंगी ताहिर जी। सवाल यह है कि आप चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बात करें, शांति की पहल आप भी करते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो स्टेटमेंट देकर गई हैं, इन हालातों में बात सर कैसे हो सकती है, कैसे? देखिए, हमारा एक उसूली एक स्टैंड है जो हम कह रहे हैं कि आपको इंटरनल लेवल पर भी डायलॉग करना होगा, एक्सटर्नल लेवल पर भी डायलॉग करना होगा। देखिए, ये डिस्कशन जो है ये इसका फैसला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर रहा है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हमारा एक स्टैंड है। जब आज से पहले 1.5 साल जब इन्होंने 370 को हटाया, 35 को हटाया, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, सब ये प्रोसेस हो गया। कोई किसी तरह की कोई कंसल्टेशन नहीं थी, जम्मू कश्मीर के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो जो 1 करोड़ 30 लाख लोगों को घरों में बंद करके उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला लिया। हमने कहा, उस वक्त भी कहा, हमने कहा कि आप जो है असंवैधानिक तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, हम गए हैं, हम जा रहे हैं बात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी से। गुरु प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा एक स्टैंड एक है। अब बात मुझे बात कंप्लीट करने ठीक है, ओके, कंप्लीट मैं आधे घंटे से आपके शो में हूँ। हाँ, कंप्लीट कीजिए। मैं आधे घंटे से आपके शो में हूँ और मुझे बात करने का मौका दीजिए आप। हमने कहा कि हमारा स्टैंड जो है वो क्लियर है कि हम प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। 2-3 चीजें हैं जिसपे जो है हम मीडिया में चर्चा हम सुन रहे हैं। ये डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है, डिलिमिटेशन की बात हो रही है, स्टेटहुड की बात हो रही है, या जो बाकी जो मामला है। देखिए, हमारा ये है कि जहां तक डिलिमिटेशन का सवाल है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन, हम उसका हिस्सा बन नहीं। दूसरी बात स्टेटहुड का है। स्टेटहुड का वादा खुद प्रधानमंत्री ने किया है, गृह मंत्री ने किया है। अगर स्टेटहुड देना चाहेंगे तो वो एक सीबीएम ग्रुप होगा। तीसरी बात जो हमारा मुद्दा है, जिस पे हम बात करना चाहते हैं और हम बात करेंगे, जो हमारा स्टैंड है वो हम 370 और 35A पे हम बात करेंगे। देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर बात करते हैं। 370 ये बात तो तब नहीं सुनी सरकार ने, तो अब कैसे सुनेगी सरकार? देखिए, सरकार को देखिए, अगर ये पहले ही तय करेंगे हमें बात सुननी नहीं है तो फिर बात क्यों करनी है? बात जब सुननी नहीं है तो बात क्यों करनी है? देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, हम तो कोई ऐसी चीज बात नहीं कह रहे हैं जो असंवैधानिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है। हम तो वही बात कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है। 370 तो उसमें पाकिस्तान कहां से आ जाता है, पाकिस्तान कहां से एंट्री ले लेता है, और इसी स्टेटमेंट की वजह से महबूबा मुफ्ती का विरोध प्रदर्शन हो रहा है जम्मू कश्मीर में, आप देख भी रहे हैं। तो आप देश की बात कीजिए ना, घर की बात कीजिए ना, पाकिस्तान को हर बार लेके साथ चलेंगे तो कैसे बात हो सकती है? 1 मिनट, गुरु प्रकाश जी काफी देर से फिंगर रेज कर रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। मैं दूंगी आपको टाइम, पूरा टाइम दूंगी, आपके पास ही आ रही हूँ। ठीक है, गुरु प्रकाश जी बोलिए, क्या कहना है आपका? सवाल पूछा, मैं उसके बारे में आपको जवाब देना चाहूंगा। उसके शांत हो जाइए। यही सवाल गुरु प्रकाश जी का भी है, मैं तो उन्हीं का ही सवाल पूछ रही हूँ, सुन लीजिए। देखिए सर, आप पीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरा शांत हो जाइए। आज पूरे देश में भी व्यापक लेवल पे चर्चा हो रही है, तो कम से कम उस लोकतांत्रिक मूल्य का परिचय हमें यहाँ भी देना चाहिए। आपने कुछ बातें कही, मैं उसका बिंदुवार तरीके से आपको जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा 370, आप बार 370 के विषय को लेके आते हैं। आप बड़ी बात ही जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी एंड ट्रांजिशन प्रोविजन के अंतर्गत 370 को लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 370 के विषय में क्या कहा था? ये धारा घिसते घुस जाएगी। दूसरी बात आपने कही, लोगों की मर्जी, विल ऑफ द पीपल। तो महाराज, विल ऑफ द पीपल आप बीडीसी के चुनाव में देखिए ना, विल ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख काउंसिल के चुनाव में देखिए ना। बार बार 370 से क्यों जाना? 370 जो कि घोषित रूप में गैर दलित, गैर महिला, गैर पिछड़ा, गैर ट्राइबल का 370 के वजह से वाल्मीकि समाज के लोग सफाई कर्मचारी के आगे अप्लाई ही नहीं कर सकते थे। तो देखिए, 370 का तो विषय आता ही नहीं है। जहां तक बैठक के एजेंडे की बात है, हम लोगों ने बार कहा है, लॉन्ग टर्म पीस, दीर्घकालिक शांति व्यवस्था और विकास, 80% टेरर इंसिडेंट में गिरावट आना, केंद्र सरकार की तरफ से 80,000 करोड़ का आवंटन होना, IIT का आना, एम्स का आना, IIM का आना, लोगों के लिए रोजगार सृजन करना, इस पे बात करिए ना सर।
कि पीस कैसे स्टैब्लिश हो, स्टेबिलिटी कैसे आए, इन्वेस्टमेंट कैसे आए, आप इसमें हमें जोड़िए, लेकिन कोई ऐसे प्रोविजन की बात मत करिए जो जम्मू कश्मीर को वापस उसी दशा में ले जाएगा जहां पिछले 70 सालों तक था। ताहिर जी जल्दी से जवाब दीजिए और उसके बाद फारूक जी के पास जाना है मुझे। मैं सबसे पहले मैं गौरव प्रकाश जी से पूछना चाहूंगा, ये मुझे बता सकते हैं कि ये जो धारा 370 के साथ टेम्पररी का शब्द लगा था, ये क्यों लगा था? क्या आप जानते हैं मेरे भाई? देखिए, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बाबा साहेब अंबेडकर के विचार क्या थे 370 के बारे में, संविधान सभा में जब डिस्कशन हो रहा था 306, आपने सवाल पूछा, जवाब सुनने का आप सवाल पूछते हैं, जवाब सुनने का धीरज नहीं है आपके पास। 370 के साथ टेम्पररी का शब्द क्यों लगा था? जी देखिए भाई, आपने सवाल पूछा, आप जरा धीरज का परिचय दीजिए और जवाब सुनिए। देखिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें आर्टिकल 306A में इसको रखा गया था और तभी टेम्पररी और ट्रांजिशन रखा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद। देखिए जब 550 प्रिंसली स्टेट का विलय हो सकता है, पूर्व विलीनीकरण हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर के साथ ऐसी स्थिति क्यों होनी चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, जवाहरलाल नेहरू के विचार, पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विचार थे, एन गोपालस्वामी अय्यर के विचार थे कि धारा 370 जिससे गिर जाएगी। 1952 के बाद आपका सदर इजलास खत्म हो गया था। 1952 के बाद जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का जुरिसडिक्शन नहीं था वो वहां लागू किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन वहां लागू किया गया था। इसलिए बार बार देश को ऐसे भ्रमित मत करिए, एक अकेडमिक डिस्कोर्स करना है, चर्चा करने को आपका स्वागत है, हम लोग यहाँ बैठे हैं। 370 के क्या फायदे हैं? ठीक है ताहिर जी, मिल गया आपको जवाब। मैं आ रही हूँ, फारूक जी से भी ले लेती हूँ मैं, एक मिनट फारूक जी से भी ले लेती हूँ मैं। फारूक जी, क्योंकि आप कश्मीर जो सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कॉल केंद्र की तरफ से गई, आज मीटिंग होने जा रही है, तो वहां के लोगों का क्या रुख है? देखिए मैं आपको ये बताऊं, कश्मीर तो बिल्कुल पिछले 70 साल से तबाही बर्बाद किया। ऐसे पॉलिटिशियंस ने जो डबल स्पीकर पॉलिटिशियन थे, एक तरफ से भारत माता की जय भी बोलते थे, लेकिन दूसरी तरफ से जीवे जीवे पाकिस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर रहे थे। और आज भी ऐसा ही हुआ। 370 अगर पहले हिंदुस्तान का एजेंडा था, 35 से पहले इंडिया का एजेंडा था, आज ये इंडिया का एजेंडा नहीं है, आज ये पाकिस्तान का एजेंडा है, आज ये इमरान खान का एजेंडा है। आज ये शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा मैं गुपकार के साथ हूं। अब स्टेटमेंट पढ़े, गूगल देखे, उसने कहा मैं गुपकार के साथ हूं। तो अगर शाह मोहम्मद कुरैशी गुपकार के साथ है, गुपकार ये महबूबा जी का अकेली का स्टेटमेंट नहीं लेना चाहिए। आप सिर्फ महबूबा जी की बात, महबूबा जी ने गुपकार के नाम पे ये बात की, तो ये गुपकार जो कंबाइंड वहां गया है, मुझे ये बताए ये क्या ये पहले ये क्लियर करें कि कश्मीर को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को करें, और ये क्या डायलॉग किसके दरमियान हो रहा है? आर दे रिप्रेजेंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो फिर प्राइम मिनिस्टर की बातों के साथ इनको हाँ में हाँ मिलाना है। जहां तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, जो कहते हैं कि डिलिमिटेशन होना चाहिए, तो डिलिमिटेशन सिर्फ यहां तक महदूद क्यों हो, उरी तक? ये बॉर्डर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लीडरों की वजह से 47 में हमारे स्ट्रेटेजिक पार्ट गया। मेरा कहां है शाहराह इब्राहिम? सिल्क रूट मेरा है। ये क्या सिपेक का बाप की जागीर है? सिपेक कह रहे हैं चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, ये हमारा कश्मीरियों का है। ये सिल्क रूट, ये कराकुरम हमारा है, ये हुंजा हमारा है। तो मेरे ख्याल में डिलिमिटेशन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां पे ये सारे लीडर कहने चाहिए जनाब सही बात है, वहां बल्तिस्तान में शिया की डोमिनेटेड आबादी है, वहां डोमिनेटेड है हुंजा में, गिलगित में हमारी हनफी सूफियत मेजॉरिटी खंजरी पास में कराकुरम एरियाज में है। तो हमें भी 24 सीटें आप मुकर्रर करें, शियाओं को भी करें, आपने दलित को रखे हैं, दलित को भी रखे, गुड वेलकम। अगर पंडित बोलते हैं उनको भी रखे, अगर सिख बोलते हैं उनको भी रखें। तो अगर 100 सीटें आप दें, जम्मू को 100 दें, कश्मीर को 100 दें, तो सबकी नुमाइंदगी होगी। अदरवाइज 1% पे एक टीचर था हमारे कश्मीर का, उसने वाजपेयी की गवर्नमेंट गिरा दी, उसको सिर्फ 60-70 हजार वोट आए थे, उसने बिलियंस वोटों को वहां पे गिरा दिया।
2% वोट पे रिप्रेजेंट हो गया ठीक था। है, ये दोनों से जवाब ले लेती हूँ। गुरु प्रकाश जी से भी जवाब दूंगी, और साथ ही ताहिर जी सबसे पहले आप दीजिए। जो फारूक जी ने सवाल उठाया है बहुत बड़ा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को या कश्मीर को? गुप्कार सबसे पहले मैं फारूक साहब से पूछना चाहूंगा कि फारूक साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे फारूक साहब का बड़ा एहसास है। ताहिर साहब, क्या नाम है आपका? ताहिर साहब है ना? ताहिर साहब, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मैं गैर सियासी हूँ। फारूक साहब का बड़ा एहतराम है। ये बातें कर रहे हैं, मुझे पता है आप किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी आपकी पार्टी से बनी है, आपकी पार्टी चल रहा है, के नाम पर बनी है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। एसीबी ने हाल ही में इनके घर छापा मारा है, इनके रिकॉर्ड के नाम पे बनी है, तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? करेंगे बेचारे फारूक साहब तो एसीबी की दरबार मरवाते हो, आप उनको मरवाते हो। इनको यहाँ पर लोग सीरियस नहीं लेते हैं, तो मैं नहीं समझूंगा कि ये सवाल का जवाब है। तो गुरु प्रकाश जी लोग पार्टी की है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुरु प्रकाश जी के बात का जवाब देना चाहूंगा। फारूक जी 1 मिनट, ऐसे समझ नहीं आ रहा है। फारूक जी, ताहिर जी 1 मिनट। एक खबर, संजीव त्रिवेदी, जानकारी मिल रही है, संजीव जी गवर्नर वहां पर पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री अभी हैं पीएम आवास पर, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल भी पहुंच चुके हैं, और इन सबके बीच में एक मीटिंग चल रही है अभी। यहाँ देखिए, जो अभी फिलहाल ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार ये जो 7 लोक कल्याण मार्ग है, प्रधानमंत्री का निवास जो आप सामने देख रही हैं, यहाँ पर इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री और गृह मंत्री के अलावा एलजी मनोज सिन्हा और उसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जो कि तुरंत अभी दुशानबे ताजिकिस्तान से लौटे हैं, वो मौजूद हैं, और तमाम अधिकारी, यानी कि वो टीम जो आज बैठने वाली है प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में, वो तमाम टीम पहले ही कुछ घंटे पहले ही इकट्ठा यहाँ हो चुकी है। और जाहिर है कि सब लोग जब एजेंडे की बात कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से क्या रखा जाना है, इसको लेकर के एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। वो रूपरेखा क्या हो सकती है? जाहिर है वो रूपरेखा अपने आप में उस ओर इशारा करती है जिसमें कि एक चुनावी प्रोसेस है जिसको शुरू कर लिया गया है विपनेश, और उस चुनावी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। वो चुनावी प्रोसेस जो हमें पंचायत इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ा था, जब यही मुख्य धारा की पार्टियां जिनके नेता यहां आज मौजूद होंगे उसमें उन्होंने शिरकत किया था और तमाम सीटें हासिल की थी। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी, तो फिर गुपकार के ही दल सारे जीते थे वो कश्मीर में, तो जाहिर है कि एक प्रोसेस में वो शामिल हो गए हैं। डिलिमिटेशन के बाद आप जानती हैं विपनेश की चुनाव होने हैं असेंबली के, उस असेंबली के इलेक्शंस में क्या वो शामिल होंगे, कैसे शामिल होंगे? जाहिर बात है कि यही बात सरकार अपनी तरफ से रखेगी और सुनेगी कि दरअसल उन पार्टियों का क्या कहना है जो चुनाव लड़ने के लिए कश्मीर में तैयार हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के तहत अपने आप को पाती हैं, जिनके साथ आपको याद होगा 2018 तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी चलाई थी, मुख्य विपक्ष के तौर पर वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस था, वो भी थी, पीडीपी भी आ रही है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में एक मिजाज बन रहा है जब से पिछले 2 साल से ये कानून ख़त्म हुआ है, जिसमें कि जैसे पूरे भारत में एक प्रकार से जो चुनावी प्रक्रिया होती है, जो राजकाज की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अपनाने की कई कानून हैं जो ख़त्म कर दिए गए हैं, नए कानून लागू कर दिए गए हैं, और वो जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है 370 के बाद वो करीब करीब कंप्लीट है। अब उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए इन मुख्य धारा की पार्टियों के जरिए, क्योंकि इनका अपना आधार है और वो पंचायत के चुनाव में दिखाई पड़ा है। आज बैठक में इस बात को केंद्र की तरफ से रखा जाएगा, लगता यही है विपनेश। और संजीव, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रखे हैं, और आप देखिए ना, ये वही गुपकार ग्रुप है जिसको केंद्र की तरफ से गुपकार गैंग कहा गया था। ये तमाम नेता पहुंच रहे हैं, आज 3 बजे मीटिंग शुरू होगी, और इनका एक ही एजेंडा है कि अनुच्छेद 370 और 35A पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और प्रभाकर मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जुड़ गए हैं, और फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर वो मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट तो आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि किस लिए बुलाया है, एजेंडा लेस ये मीटिंग है। तो इसके मायने आप समझ रहे हैं, क्या वो पीएम को चुपचाप सुनने वाले हैं या अपनी बातें सबसे पहले रखेंगे जो कहनी है उनको, एजेंडा कुछ भी हो?
देखिए, एक बात तो तय है विपनेश, अभी मैं फारूक अब्दुल्ला के घर के पास हूँ, उनके गेट के सामने, आप मैं दिखा सकता हूँ, तिलक मार्ग में उनका घर है और अभी वो एयरपोर्ट से निकले हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन जो आपने सवाल किया कि क्या वो प्रधानमंत्री कही हुई बात को चुपचाप सुनेंगे, तो सुनना तो पड़ेगा। अब ये बात है कि जब वहां से निकलेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि वो जो निकलने के बाद कहेंगे उसके बड़े मायने होंगे। वो बार बार ये कहते रहे, जो वहां पर भी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में उन्होंने जो बातें कही थी कि वो कश्मीर के आवाम की बात करेंगे, कश्मीर के आवाम के हक में बातें कहेंगे। और वो हक क्या है, तो बार बार जो गुपकार संगठन है उनके तरफ से यही बातें कही जा रही हैं कि 370 का हटाया जाना गलत है। तो ऐसे में अब बड़ी रोचक सी बात होगी कि एक ऐसा मसला है जिसमें कश्मीर को छोड़ दिया जाए और कश्मीर के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो पूरा देश जो है वो जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो उस फैसले का स्वागत किया था। विपक्षी पार्टियों में भी सारी पार्टियों ने हिम्मत नहीं दिखाई है अब तक जो इस फैसले का मुखालफत कर सके, कांग्रेस के एक दो नेताओं को छोड़कर। तो ऐसे में भले ही ये सबको पता है कि सरकार के सामने जब ये नेता जाएंगे, कश्मीरी नेता जब जाएंगे तो वहां पर ये बात जरूर उठाएंगे। ये बात और है कि उनकी बात को सरकार नहीं मानने वाली है, क्योंकि बातें सारे मसलों पर बात होगी, इस मसले पर सरकार तो नहीं सुनने वाली है, क्योंकि यही मसला ऐसा है, एक ऐसा सरकार का फैसला है जिसे पूरे देश में प्रोजेक्ट किया जाता है कि सरकार ने कितना बड़ा राष्ट्रवादी कदम उठाया था। तो इस मसले पर कोई और बात नहीं हो रही है। लेकिन अब एक बात और है कि इससे एक चीज और है कि मोदी सरकार एक संदेश देने की कोशिश जरूर करेगी कि कश्मीर के नेताओं को, कश्मीर में लोकतंत्र के बहाली के लिए एक कदम उठाया गया है, नेताओं को आमंत्रित किया गया है, उन नेताओं को जिन्हें नजरबंद रखा गया था, उन नेताओं को जिन्हें लगता था कि उनके बाहर होने से खतरा है, उन्हें बुलाकर उनसे बैठक की जा रही है। तो इस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे हमारे सहयोगी संजीव जी बातें कह रहे हैं कि और निश्चित तौर पर इसका एक संदेश जाएगा देश में ही नहीं, बाहर के देश में भी कि कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के लिए एक ऐसा कदम भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, राज्य के जो नेता हैं, उनसे मिलकर, बैठकर, विमर्श कर राज्य की बेहतरी के लिए कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ कदम उठाने की पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर यही बात रखेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे, पहली भी नहीं सुनी गई। और अगर कुछ राहत देते हैं तो जाहिर सी बात है कि नेता उस पर भी क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, उनके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज, मेगा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।